वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान हमने यहाँ पर गुफ्तगू यही की कि टेस्ट ट्यूब बेबीज़ जो हैं दर हकीकत क्या ये वाकई एक्सपेंसिव इलाज है? सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव अगर आप कंपेयर करें बाकी इलाज से तो है। देखें, इनफर्टिलिटी का इलाज जब भी होगा एक्सपेंसिव होगा। अच्छा, चाहे आप टेस्ट से शुरू करें, राइट, इनिशियल शुरू के स्टेप्स लेके जाएं, ये महंगा होता चला जाता है। अच्छा, अगर आप कंपेयर करें ऑल ओवर द वर्ल्ड तो पाकिस्तान में बहुत सस्ता है। अच्छा, और वैसे अगर बाहर के ममालिक में ये इलाज कितना है, क्या उसकी कॉस्ट है? बहुत महंगा है, मतलब वहाँ तो डॉलर्स और पाउंड्स में बात होती है। एक अल्ट्रासाउंड कराने जाए तो $100 लगते हैं। और हमारे यहाँ ये कितने तक में? हमारे यहाँ एक अल्ट्रासाउंड 400-500 में हो जाता है। नहीं, हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब बेबीज के लिए इस वक्त जो टेस्ट ट्यूब बेबी रफली जो हो रहा है 2-2.5 लाख 2-2.5 लाख रेंज में में हो जाता है। ठीक है। जो ज़्यादा महंगे सेंटर हैं वहाँ 4-4.5 तक भी हो जाता है। तो एनीवे, तो 2-2.5 लाख ऐसा है कि मिडिल क्लास वाले आगे पीछे करके अफोर्डेबल है, अफोर्ड कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है डॉक्टर साहब, मुझे ज़रा ये बताएं कि वो कपल्स पहले तो एक मुझे बताएं कि जो लड़की है या बंदी है उसकी क्या सर्टेन एज होती है कि वो इस एज तक कंसीव कर सकती है, उसके बाद उसमें वो सारी क्वालिटीज़ नहीं रह पाती, ऐसा कोई है? बिल्कुल है, ऐसा एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, खास के फीमेल के लिए। 35 के बाद फर्टिलिटी ड्रॉप होती है बहुत तेज़ी से। तो लड़की की उम्र अगर 35 से ज़्यादा है तो बहुत तेज़ी से फर्टिलिटी ड्रॉप होती है और ट्रीटमेंट बहुत एग्रेसिव करना होता है। आपको जल्दी जल्दी सारे बड़े बड़े इलाज करने होते हैं। 40 के बाद नियरली इम्पॉसिबल। अच्छा, इवन देन लोग 45-48 पे भी आते हैं कि आप कुछ कर दें, कुछ कर दें, और ज़्यादा नहीं हो सकता, उनको समझाना पड़ता है। यंगर द एज रिजल्ट्स आर बेटर। यंगर एज मीन्स बिटवीन 20 and 35 is the best time to conceive, between 20 and 30. अच्छा, दूसरी चीज़ डॉक्टर साहब मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन हमेशा से औरत के साथ ये रहा है कि सारी प्रॉब्लम्स का मंबा उसी के अंदर होगा। जी। अगर वो कंसीव नहीं कर रही तो सारे के सारा कसूर उस औरत का है कि वो नहीं कर पा रही। इसको थोड़ा सा एड्रेस करना मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है। अभी तक सोसाइटी में यही कॉन्सेप्ट है लोगों का, जबकि मेडिकल साइंस और हर किस्म की रिसर्च ये कह रही है कि अब तकरीबन 50-60% टाइम मेल इज़ रिस्पॉन्सिबल for infertility. 50 to 60%. Okay. Means nearly half or more than half. पहले था कि 20% कहते थे, 25% कहते थे, लेकिन अब मेल इनफर्टिलिटी बढ़ रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है ये। मतलब हम लोग हमारे सेंटर में जो पेशेंट आते हैं ज़्यादातर उसमें मेल प्रॉब्लम होते हैं। अच्छा, एक बात और भी है, बायस इतना ज़्यादा है हमारे यहाँ कि जब फीमेल का प्रॉब्लम आता है ना तो वो दाइयों इधर उधर चक्कर खाते रहते हैं। जब वो 35-37 होती है तब पहुँचते हैं। जहाँ मेल का प्रॉब्लम होता है ना और वो रियलाइज़ कर लेता है कि हाँ ये प्रॉब्लम मेरा है, ठक से आ जाता है, वो फ़ौरन आ जाता है इलाज के लिए और एग्रेसिवली अपना इलाज कराता है या कपल का इलाज होता है। लेकिन फीमेल का जब प्रॉब्लम होता है तो उसको टालते रहते हैं, इधर दिखा दो, उधर दिखा दो, ये कर लो, तो टाइम बहुत ज़ाया करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको समझा जाए कि इशूज़ दोनों तरफ हो सकते हैं। ये ब्लेम गेम नहीं है। हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम है, इसको ब्लेम गेम बना लेते हैं। तुम्हारा कसूर है, तुम्हारा कसूर है, तुम्हारा कसूर है, तुम्हारा कसूर है, मतलब पूरी फैमिली 2 मिनट बैठ हो जाती है। तो दिस इज नॉट अ ब्लेम, ये कपल का प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा, इसमें डॉक्टर फौजिया एक डिसऑर्डर पैदा हो जाता है औरत के अंदर भी कि वो अपने आप को कोई अजीब और गरीब मखलूक समझने लगती है। एक तो उसके ऊपर टैग लग जाता है कि ये बांझ है और ये बच्चा नहीं दे सकती हमें। वो एक ऐसे डिप्रेशन का शिकार हो जाती है जिससे उसको निकलने में कई शायद ज़माने लगते हैं, और बावजूद इसके कि वो कंसीव कर जाती है तो फिर भी उसके ऊपर एक बोझ होता है कि बड़ी मुश्किल से ये बात हुई है तो अब मुझे इसको संभाल के रखना है, मैं मर जाऊं लेकिन ये ना मरे बंदा या बच्चा ना ज़ाया हो जाए। तो ये सारा जो डिसऑर्डर पैदा होता है इससे उस औरत की शख्सियत जो हम तबाह कर रहे होते हैं, वो उस पर थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप बात कर लें। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि ब्लेम गेम हो रहा होता है, और उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि जब लड़कियों की पैदाइश पर औरतों को ब्लेम करते हैं, ये भी आदमी के उस पर होता है। औरत का इसमें सेक्स असर्टन बच्चे की औरत का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। सो इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पे एक स्टेज पर आके कि जहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है कि बच्चा नहीं हो सकता है। गिल्ट तो अपनी जगह पर है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है, एंग्जाइटी फिर आगे जाके शुरू हो जाती है, और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, बट यूजुअली डिप्रेशन और एंग्जाइटी जो है ये बहुत ज़्यादा होती है। इसमें फिर ये कि जब बच्चे को आर्टिफिशियली या जो एक दूसरे तरीके से जब वो कंसीव करती है, सो बजाय इसके कि उसको वो सपोर्ट जिसकी उसको ज़रूरत है, क्योंकि वो कपल उतना प्रेशर दोनों के ऊपर है, हस्बैंड पर भी है, बीवी पर भी है, लेकिन ये वो टाइम होता है जहाँ पर जो है दोनों मियाँ बीवी को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। अगर बीवी को कोई ससुराल में से या कहीं से ऐसी कोई बात की जा रही है, हस्बैंड को उसे सपोर्ट करना चाहिए। सो ये कि वो बेसिक जब आपने उसको वो स्ट्रेंथ देनी है
کہ وہ جو اس کو ایک ساؤنڈ مینٹل ہیلتھ اس ڈلیوری کے دوران چاہیے، کیونکہ نارمل ڈلیوری نہیں ہے یہ، رائٹ. تو اس کو عام ڈلیوری سے زیادہ اس کو دینا چاہیے، اور سب سے زیادہ بہتر چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ اس کا سپورٹ سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ ہو. اور دوسرا یہ کہ جو اس طرح کے بہت سارے شکوک و شبہات ہوتے ہیں، جیسے یہ مذہب کے حوالے سے ہوتا ہے، سوسائٹل پریشرز ہوتے ہیں، ان چیزوں کو جتنا اچھے طریقے سے آپ اپنے طور پر کلیریفائی کریں. بہت اچھے علماء موجود ہیں جن کے پاس جا کے ان کی رائے معلوم کی جا سکتی ہے کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں. سو وہ جب آپ ایک کانفیڈنس لیول اچیو کر لیتے ہیں کہ نہیں اب مجھے ہر چیز کی کلیئرٹی ہے، اب اگر کوئی مجھے کچھ کہے گا تو وہ چیز مجھے ڈائیورٹ نہیں کرے گی. تو وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ اتنا میجر سٹیپ لے رہے ہیں، آپ بالکل ہر چیز کلیریفائی کر کے سمجھ کر اور پھر وہ ایک بریک لے رہی ہوں. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ذرا مذہب کی اعتبار سے میں یہاں پہ یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی زبیر صاحب سے کہ یہ بتائیے کہ روایات کو مانتے مانتے ہم کہیں واقعی بہت پیچھے تو نہیں رہنے والے، یا اگر ہمیں ان سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو کیسے ممکن ہو سکے گا؟ آفٹر دس بریک.